एटम, चैप्टर 12। तो अब तक जो हमने यहाँ पे किया है हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था आगे, वहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल के अंडर हमने क्या देखा कि वहाँ पर अल्फा चार्ज पार्टिकल जो निकल रहे थे, निकलने पर उसमें स्कैटरिंग देखने को मिला। तो ये पाया हमने कि वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे बहुत ही ज़्यादा कम थे, जो स्कैटर्ड हुए थे, एज कम्पेयर टू अल्फा चार्ज पार्टिकल डेट आर गोइंग टू पास थ्रू विद एन गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल से अल्फा चार्ज पार्टिकल पास हुए थे उसके कंपेरिजन में जो स्कैटर्ड हुए थे, इट इज अबाउट 1 in 8,000 पार्टिकल इज गोइंग टू बी स्कैटर्ड बैक। तो इन सब फिनोमेना को देख करके रदरफोर्ड ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और कंक्लूजन निकाले। क्या दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन पार्टिकल इज गोइंग टू बी एम्प्टी। ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम का वो एम्प्टी होता है, एंड उसका सारा का सारा जो मास होता है वो एक सेंटर में लोकेटेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होने का रीजन ये रहा कि अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो इतने हाई लेवल पे अल्फा चार्ज पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद भी अल्फा चार्ज पार्टिकल भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को स्कैटर करने के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही चाहिए। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने पॉजिटिव बनाई। तो उन्होंने कुछ टर्म्स दिए, उनमें से हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, उन टर्म को समझते हैं जरा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच इसे लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच क्या है इसे देखते हैं इसको। इट इज डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस up to which alpha particles can reach to nucleus and retrace its original path. Original path at the angle of 180 degree, at the angle of 180 degree 180 डिग्री पे वो अपना पार्ट रिट्रेस कर लेगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच एंड एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टोटल पोटेंशियल एनर्जी get converted into kinetic energy. Total potential energy get converted into KE, kinetic energy. टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए ये एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। यहां से इसके पास कुछ रेज आते हैं, यहां से रे आई अल्फा चार्ज पार्टिकल की रे, यहां से ये रिट्रेस हुआ
यहाँ पे पार्टिकल आया, यहाँ से ये है 1 के बाद रे नंबर सेकंड, एंड ये रे है सेकंड डैश, उसके बाद थर्ड रे, एंड फोर्थ रे। ये थर्ड डैश, ये फोर्थ डैश। ये क्या है? दीज आर द अल्फा चार्ज पार्टिकल रे, अल्फा चार्ज पार्टिकल्स रे जो कि स्ट्राइक आउट हो रहे हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। यहां से देखिए रे नंबर 1 जो है, रे नंबर 1 जिस तरीके से आई थी और उसी रास्ते से लौट गई, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? सेंटर ऑफ अर्थ से लेते हुए, ये कहाँ से किया जाता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेते हुए यहाँ से डिस्टेंस क्लोजर अप्रोच, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसी डिस्टेंस क्या बोलते हैं? आर नॉट। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच, जो सबसे ज़्यादा पास इसके आ रही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच आर नॉट। और देखिए यहाँ पर ये रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट अल्फा चार्ज पार्टिकल कितना है? 2e, एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल to ZE. Now the total electric potential present within nucleus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना प्रेजेंट होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन R। नाउ the work done in taking the alpha charge particle with charge 2e from infinity to given location, from infinity to given location, कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन R इंटू 2e।
तो यहाँ से वैल्यू बनी। अब देखिए टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी 1/2 mv², 1/2 mv² और 1/2 mv² के बराबर इसकी वैल्यू होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे 1/2 mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन 2E अपॉन R। अब ये R जो है, R की जो वैल्यू यहाँ से, R की वैल्यू को यहाँ ले जाओ और इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो। तो कितना बना यहाँ पर R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ZE अपॉन 2E अपॉन 1/2 mv²। That is the distance of closest approach। डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच का कहने का मतलब। और नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर what is this? First studied, it is a perpendicular distance, it is the perpendicular distance of velocity vector of alpha charge particle, from the central line, of the nucleus, central line of the nucleus, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि सेंट्रल लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मतलब सेंट्रल लाइन जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो अल्फा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन दैट पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। जो कि सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस से पास हो रही है उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा चार्ज पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। कैसे? यहाँ देखिए, ये एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, यहां से पास होने वाली सेंट्रल लाइन, इधर से पास हो रही है, सेंट्रल लाइन यहां से यूं होते हुए पास हो रही है सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन से पास होकर के यहां से जो अल्फा चार्ज पार्टिकल जा रहा है, अल्फा चार्ज पार्टिकल यहां से यूं गया और यहां से यूं चला गया एंगल आते हुए अल्फा, या कोई थीटा एंगल बनाते हुए गया अल्फा चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा चार्ज पार्टिकल। क्या है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा चार्ज पार्टिकल। अल्फा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर जब यहां से होते हुए जा रहा है तो यहां से जो डिफ्लेक्शन आ जाता है जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर, जो डिस्टेंस का है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जो तक यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन टू न्यूक्लियस, इसे बी से नोट करते हैं, बी।
अगर इसे ग्राफिकल मैनर में देखा जाए तो ग्राफिक थोड़ा सा इसके लिए ग्राफ बनता है, वो ये देखिए, यहाँ देखिए ग्राफ, यहाँ से और यहाँ पे ओ ये न्यूक्लियस है, टारगेटेड न्यूक्लियस, टारगेटेड न्यूक्लियस, डिस्टेंस इन फॉर्मिंग, मीटर। यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर लिए जाएंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ से 0, 2.5, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ से नंबर ऑफ रेज निकलेंगी और वो उन्हें नोटिस करना है। तो यहाँ टारगेटेड न्यूक्लियस जो है, यहाँ से टारगेटेड न्यूक्लियस होने के बाद यहाँ से रे आप पास होते हुए यहाँ से क्लोज अप्रोच वाली रे यहाँ से यूँ चली जाती है, जो टारगेट न्यूक्लियस पे होती है। टारगेट जो न्यूक्लियस लाइन में होती है, न्यूक्लियस लाइन में जो सबसे ज़्यादा पास में होती है। फिर जैसे क्लोज इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता है तो उसके इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ने से क्या इफेक्ट भी अलग अलग होते हैं। यहाँ जब तो ऐसी कंडीशन में रे नंबर 1, ये रे 1 में हमें क्या देगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा है लेकिन कम है, इसके कंपेरिजन में इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम है क्योंकि थोड़ा दूर है, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा था। उसके बाद में दूसरी रे लेने पर क्या हुआ, वो यहाँ से यूँ आया और न्यूक्लियस के पास होते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ये नंबर 2 की रे। उसके बाद नेक्स्ट रे, फोर्थ रे आई, नहीं नेक्स्ट रे थर्ड रे आई, थर्ड रे इधर से आते हुए यहाँ पे आई और यहाँ पे आकर न्यू चली गई। इसमें डिफ्लेक्शन है लेकिन एज कंपेयर टू थर्ड कम है। इस तरीके से सेकंड के बाद अगली जो रे आई वो यहाँ से हमने देखा, यहाँ कहीं से और यहाँ से देखा और यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन इन सबसे कम था। ये फोर्थ वाली थी, अल्फा चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन था वो उससे ज़्यादा कम था। तो हम यहाँ पे बड़े आंसर दे सकते हैं, जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस। इस बात को देखिए क्या हम बोल सकते हैं, इस बात देखते हुए हम बोल सकते हैं एज द इम्पैक्ट पैरामीटर increases deflection is decrease। deflection कम होता है, deflection is going to decrease and less the impact parameter, higher is the deflection। less is the impact parameter, higher is the deflection, deflection भी हाई हो जाता है, हायर डिफ्लेक्शन। इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसको इम्पैक्ट पैरामीटर निकालने के लिए,
दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू 1/4 पाई जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2/E फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को निकालने के लिए एनालिटिकली रदरफोर्ड ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, जिसकी मदद से उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है, अगर ज़्यादा एनर्जी होगी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जैसे पोस्टलेट देखते हैं, जो उन्होंने अल्फा चार्ज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से देखा और उसके हिसाब से कुछ नोटिस किया, तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ अपने पोस्टलेट दिए। वो पोस्टलेट कुछ इस तरह से हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज empty and most of the mass of an atom, most of the mass of an atom, most of the mass most of the mass is present in the center of atom, present in the center of atom called nucleus, called nucleus। सेंटर ऑफ द एटम में ज़्यादातर मास का पेंट करता है, इसलिए उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। सेकंड, साइज ऑफ न्यूक्लियस, size of nucleus is 10 to the power minus 15 meter, that is very small, as compared to the size of atom, as compared to the size of atom। साइज ऑफ एटम कंपेरिजन में साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड as the atom is completely neutral, so the number of proton, in the nucleus is equal to the number of electrons, फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया, इलेक्ट्रॉन revolves around the electron revolves around the empty space
present within the atom, and centripetal force provided by centripetal force provided by electrostatic force of attraction, by electrostatic force of attraction, by electrostatic force of attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल करती है उसे होल्ड करके की। तो देखिए मॉडल पोस्टुलेट क्या क्या बोला, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज गोइंग टू बी एम्प्टी, एंड जो सेंट्रल कोर में ज्यादातर उसका मास रिप्रेजेंट करता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और साइज ऑफ एटम न्यूक्लियस जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ होल एटम। पूरे एटम का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज कंपेयर, एंड एटम इज न्यूट्रल, और एटम न्यूट्रल है तो इसलिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ताकि वो बैलेंस कर सकें। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द एम्प्टी स्पेस इलेक्ट्रिक ऑर्बिट as centripetal force is provided by electrostatic force of attraction, so they are going to equal to each other. As centripetal force provided by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, by electrostatic force of attraction, so Fc is equal to Fe, Fc एंड Fe आपस में इक्वल हो गई, तो Fc कितना होता है mv²/r बराबर k E²/r²। फॉर जेड जो होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, जेड जो होगा फॉर हम इसको कर रहे हैं किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जेड की वैल्यू होती है जेड बराबर 1 होता है, जेड इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे ये बना वैल्यू इसका। अब यहाँ से देखिए के E² बराबर ये हो ना, तो यहाँ से लेकर के मैं से इधर ले गई तो क्या हुआ mv²/r, के जो है के की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 E²/r², एक आर से सेकंड आर कैंसिल हो गया, तो क्या बना यहाँ पर mv/1/4πε0 E²/r। अब देखिए mv² है तो यहाँ से क्या हुआ mv², एक mv² में से हमने दोनों तरफ हाफ किया, mv²/1/2 एंड 1/2 of 1/4πε0 E²/r। तो क्या हुआ ये फॉर्मेट जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट बना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट बनाने के बाद क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8πε0 E²/r। Now the electrostatic potential present within an atom
विद इन एटम, विद इन एटम कितना होगा, यहाँ देखिए तो 1/4πε0 E/r नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज E, तो E चार्ज को लेने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम infinity to given point कितना होगा, माइनस का 1/4πε0 E/r इंटू ई, तो कितना हुआ माइनस 1/4πε0 E²/r। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी थी 1/4πε0 देखते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4πε, हाँ। तो अब तो हम कहते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E² 8πε0r, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली, पोटेंशियल एनर्जी निकली हमारी नेगेटिव में E²/4πε0r। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई हमारी, E²/8πε0r माइनस E²/4πε0r। इन दोनों वैल्यू को लेने के बाद ऐड किया हमने इसे, जब ऐड किया तो कितना निकला, हमने देखा माइनस का E²/8π